तो देखिए, यदि हम लोग बात करें तो हम लोग हर चीज़ को थोड़ा सा आसान करके से सरल करके पढ़ने में बहुत ज़्यादा अभिरुचि रखते हैं अपनी, है ना? और अधिकतर जो है ना, मैं जिससे भी अपने छात्रों से मिलता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि सर ये जो संधि है हिंदी में, ये हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ लगती हैं या फिर हमें जल्दी से समझ में नहीं आती हैं। तो उसको समझने की हमारे यहाँ पे एक ट्रिक है। क्या है? एक ट्रिक है संधि को समझने की। अब वो क्या है, वो आज हम लोग चर्चा करेंगे उस पर कि संधि को किस तरह से हम लोग बड़े ही सरलता से पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग जो है बोर्ड में पढ़ रहे हो 10th के, और बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को संधि का विच्छेद करना वगैरह कुछ नहीं आने वाला है। मात्र आपको क्या है, 1 अंक का प्रश्न आएगा संधि पर, और आपको क्या करना है, उसमें संधि की पहचान करना है। ये कौन सी संधि है? जैसे हिमालय, आपको उसमें हिम प्लस आलय क्या बना? ये हिमालय बना। इस तरह से संधि विच्छेद करके पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इस ट्रिक को जानोगे तो आप लोगों को संधि पहचाननी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो आज जो है हम लोग वही जो है चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम लोग संधि को पहचान सकते हैं। मैंने जो है इससे पहले 3 क्लासेस में आपको ये बताया है कि स्वर कौन से हैं, और स्वरों का जो है हम लोग जब व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मात्राओं के रूप में लिखते हैं ना, या फिर मात्राएं उसकी प्रयोग में आती हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया, कार लिखना है तो ये क्या है, आ की मात्रा है ना, है या नहीं? हाँ। तो उसी तरह से जब आप कोई एक शब्द लिखोगे तो व्यंजनों के साथ क्या होता है, मात्राओं के रूप में स्वर प्रयुक्त होते हैं। ये बात मैंने आपको कल बता दी है। तो यदि हम लोग इन्हीं संधि की बात करेंगे तो संधियों में जो है वो हमने क्या देखा है कि संधि जो है वो 3 प्रकार की है ना? कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि या फिर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हम क्या करते हैं, इसी स्वर संधि में फिर हम लोग 5 भाग करते हैं। कौन से संधि में? मान लो ये संधि है, इसमें हमने क्या कर दिया है, इसके 3 भाग किया है। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है कौन सी संधि? विसर्ग संधि, है ना? तो ये हमने क्या किया है, 3 भाग किए हैं। परंतु आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी संधि है? यही स्वर संधि है। अब स्वर संधि का अर्थ यही होता है, वर्णों के मेल को संधि कहेंगे, है ना? जहाँ पे वर्ण मिल रहे हैं, एक नया वर्ण का क्या कर रहे हैं, उसका उत्पत्ति हो रही है, तो वही क्या है, संधि है। तो यहाँ पर जो है ना, इन स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का मेल होता है ना? तो उसी को क्या है, हम लोग क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। अब ये स्वर संधि को पहचाने कैसे हम लोग, तो उसकी जो ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक साइड संधि लिखेंगे, आप भी लिख लो, और दूसरी साइड जो है ना उसकी पहचान लिखेंगे। उसके बाद जो है एक और हम लोग क्या करेंगे, उसके कुछ उदाहरण लिखेंगे। जैसे कि स्वर संधि की पहली जो संधि है वो कौन सी है, दीर्घ संधि है ना? अब इस संधि को पहचानने की ट्रिक क्या है, तो इसमें जो है ना बड़ी मात्राएं होती हैं। कौन सी मात्राएं होती हैं? बड़ी मात्राएं। अब ये बड़ी मात्राएं कौन से हैं हमारे पास, बोलो जल्दी से। आ की है, उसके बाद ई की है, दीर्घ ई की है, उसके बाद दीर्घ ऊ की है ना? तो हमें क्या करना है, स्वर संधि में जो दीर्घ संधि है ना, दीर्घ संधि में
हमें क्या देखना है, शब्दों के बीचों बीच यदि आ की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा आ जाए तो वो कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि। अब कैसे उदाहरण देखेंगे हम लोग, जैसे कि हमने इससे पहले कहा हिमालय, है ना, इसमें कौन सी मात्रा है, आ की है ना, है ना। इसके बाद यदि हम लोग देखेंगे नदीश, आपको वहां पे नदी प्लस ईश करने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, ई की मात्रा नजर आ रही है, ये ई की मात्रा है ना, तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। स्वर संधि के अंतर्गत वो दीर्घ संधि हो जाएगी। और उसी तरह से भानुदय, कौन सा उदय, भानुदय। भानुदय यानी क्या पता है आपको, भानु यानी सूर्य, उदय मतलब सूर्योदय। सूर्योदय भी होता है, भानुदय भी होता है, क्योंकि ये जो भी। और एक बात आप लोग थोड़ा सा जान लो, क्योंकि आप लोग कन्नड़ पढ़ चुके हो, कन्नड़ में बहुत सारी संधियां हैं, है ना, लेकिन हिंदी में उतनी ज्यादा संधियां नहीं है। हिंदी में मात्र जो तत्सम शब्द हैं, यानी जो संस्कृत के जो शब्द हैं, उन्हीं में संधि होती है। हिंदी के अपने कोई संधियां नहीं है। जैसे कन्नड़ में संस्कृत संधि भी है और कन्नड़ संधि भी है, वहाँ पे लोप संधि वगैरह होता है, आगम संधि वगैरह, परंतु यहाँ पर जो है ऐसी कोई हिंदी की अपनी संधियां नहीं है। जो भी संधि होगी वो किस में होगी, संस्कृत में होगी। तो यहाँ पर जो है मात्र संस्कृत संधियां होती हैं। नेक्स्ट ये समझ में आ गया, यहाँ पे जो ऊ की जो मात्रा है वो कौन सी है, दीर्घ ऊ की मात्रा है, वो क्या हो गया हमारा, दीर्घ संधि हो गया। नेक्स्ट एक और संधि है, कौन सी संधि है, गुण संधि है ना। अब ये जो गुण संधि है उसकी पहचानने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, इसमें एक मात्रा होती है। कितनी मात्राएं होती है इसमें, एक मात्रा। एक मात्रा वाले स्वर कौन से हैं हमारे पास, जल्दी से बोलो। एक मात्रा किस में होती है, ए में होती है और ओ में होती है ना। ओ में कैसी रहेगी, ओ में होती है ये वाला ओ, एक मात्रा है ना ऊपर। और कभी कभी हम लोग र की मात्रा भी ऐसे देते हैं, जैसे हम लोग मान लो अर लिखना है, धर्म में जो है ना ये मात्रा एक ही है ऊपर, और ये जो है ना बहुत कम लगती है, फिर भी हम लोग उसको जानेंगे। अब इसके उदाहरण रमेश या फिर उमेश, इसमें एक मात्रा आई ना, कहाँ पे है, रमा प्लस ईश करने की जरूरत नहीं है। रमेश सर आपने कहा था ऊपर एक मात्रा है, यानी वो कौन सी संधि हुई, गुण संधि हुई। और उसी तरह से चंद्रोदय है ना, वो की मात्रा है या नहीं, परंतु हम लोग जो है ना चंद्रोदय सूर्योदय सब कहते हैं। हमारे पास ये सारे शब्द भी हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत शब्द हैं। क्यों, क्योंकि ना चंद्र उदय होता है ना सूर्य उदय होता है। हम लोग ये धरती ही घूम रही है, परंतु हम लोग जो है ना आज भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। सूर्योदय कहते हैं, सूर्य उदय होता है क्या, हम लोग ही उधर जा रहे हैं, है ना। फिजिक्स सर ने आपको पढ़ाया होगा। इसी तरह से महर्षि है, महर्षि में जो है अर की मात्रा आती है ना, ये क्या है, एक ही मात्रा है ना। तो इसी तरह से आपको क्या याद रखना है, दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ का अर्थ ही बड़ा होता है। यहाँ पे बड़ी मात्राएं आएंगी, कौन सी मात्रा, आ की, दीर्घ ई की, दीर्घ ऊ की। इसी तरह से गुण यानी यहाँ पे ये समझ लो कि इस संधि का गुण क्या है, एक ही गुण है, वो क्या है, एक मात्रा वाले शब्द। तो शब्दों के बीचों बीच एक मात्रा आएगी। इसी तरह से तीसरी एक और संधि है, वो कौन सी है, वृद्धि संधि है। अब ये वृद्धि यानी क्या, ज्यादा, है ना। वृद्धि का अर्थ क्या होता है, ज्यादा होना। तो यहाँ पे जो है ना दो मात्राओं वाले शब्द आएंगे, यहाँ पे दो मात्राओं वाले शब्द। अब दो मात्राओं वाले शब्द कौन कौन से हमारे पास आए हैं,
उसके बाद औ है ना, औ की मात्रा ऐसी रहेगी। समझ में आया? और इसमें जो है ना, ये उदाहरण आप बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा याद रखने वाला है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है, जैसे कि सदैव। और हो सकता है आपको इस बार 10th के बोर्ड एग्जाम में यही उदाहरण पूछा जाए। सदैव है, महौज है। तो ये जो सदैव है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पर जो है बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो वहाँ पे 2 मात्राएं आ रही, मतलब वो आय की मात्रा है, ये औ की मात्रा है। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? कौन सी संधि? वृद्धि संधि, है ना। वृद्धि नहीं कहना चाहिए, वृद्धि कहना चाहिए। नेक्स्ट है यण संधि। अब ये जो यण संधि है, उसे भी पहचानने की एक ट्रिक है। सर क्या सर, सारी मात्राएं तो खत्म ही हो गई, है ना। देखो यहाँ पे हमारी सारी अधिकतर जो भी मात्राएं हैं वो खत्म ही हो गई हैं। अब इसको कैसे पहचाने? तो इसको पहचानने की ट्रिक क्या है? इसमें य व र, जैसे कि य व र, इनसे पहले क्या होता है? कोई भी आधा वर्ण होता है। इसके पहले आधा वर्ण। अब आधा वर्ण यानी बिना स्वर का, है ना। कल मैंने आपको बोला था। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे कि अत्यधिक। कौन सा अधिक? अत्यधिक, है ना। इसमें य के पहले क्या आया है? आधा तो आया है या नहीं? देखो य व र के पहले आधा वर्ण बोल रहा हूं मैं आपको। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, वो क्या है? मात्रा आदेश, यानी माता का आदेश। यहाँ पे क्या है? र के पहले आधा तो है, र है ना। र अपने आप में क्या है? संयुक्त वर्ण है, कल ही मैंने आपको बोला था। तो इसको भी पहचानने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, यण संधि। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक और संधि बाकी है। कौन सा संधि है वो? अयादि संधि। कौन सी संधि? कैसे कहोगे? दीर्घ संधि कैसे कहोगे? इसमें आ की मात्रा है ना। वैसे तो यहाँ पर भी आ की मात्रा है। यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको? य व र से पहले आधा वर्ण। यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे आएगा क्या? यदि आ रहा है तो देखो, नहीं तो नहीं, है ना। जैसे कि यहाँ पे जो है ना, ये जो मैंने जो आपको अभी कहा है वो आ गया है, मतलब ये कौन सा संधि हो गया? हमारा यण संधि। अगर वो नहीं आ रहा है तब आप सोच सकते हो, हाँ सर आपने जो कहा था ना, यहाँ पे तो आ की मात्रा आ रही है ना। परंतु हमने क्या कहा कि इसमें य व र से पहले कोई आधा वर्ण आएगा, यहाँ पे आ रहा है। और वो अगर हम लोग उसको क्या करके देखेंगे, अलग करके देखेंगे, तो वो संधि बनती नहीं है। यहाँ पे जैसे बन रही ना, हिम प्लस आलय हिमालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय, है ना। वो सारे जो है ना, जैसे कि पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, वहाँ पे आ की मात्रा बन रही है। यहाँ पे जो है ना आधा व बन रहा है, आधा ध बन रहा है, तो इसीलिए वो नहीं होगा। और ये जो लास्ट वाली जो अयादि संधि है ना, सबसे ज्यादा इन सब में सबसे आसान संधि है। अब इसे कैसे पहचाने? तो कुछ नहीं, शब्दों के बीच जो है ना क्या रहेगा? य रहेगा अथवा व रहेगा। लिख लो, जैसे कि हम लोग क्या लिखेंगे? शब्दों के बीच क्या रहेगा? तो हमारा कौन सी संधि हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? अयादि संधि।
एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी संधि होती है। सेंटर में कौन सा शब्द आ रहा है, सॉरी कौन सा वर्ण आ रहा है, यह आ रहा है ना। इसी तरह से है, फिर वह है, फिर यह है। और आप को मैं जो बोला हूँ ना कि ट्रिक जो है मात्र हिंदी में ही बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि ये जो हिंदी है ना, वो क्या है, एक वैज्ञानिक लिपि है, एक वैज्ञानिक भाषा। इसीलिए जो है ना यहाँ पे ये सारी ट्रिक बनने की संभावना होती है। अन्यथा किसी अन्य भाषाओं में हो सकता है, परंतु हमें उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन ये जो हिंदी है, उसमें मात्र क्या बनता है, ऐसी सारी ट्रिक बनने की यहाँ पे संभावना होती है। तो इसीलिए हम लोग अगर फिर से ऐसे जानेंगे तो आप किस तरह से जानना है, जैसे कि पहले कौन सा है, दीर्घ संधि। दीर्घ यानी क्या, बड़ा, यानी यहाँ पे बड़ी मात्राएं रहेंगी, आ ई उ। इसी तरह से गुण यानी क्या, इसका एक ही गुण है, समझ लो। इसका एक गुण क्या है, एक मात्रा वाले शब्द, जैसे कि ए, ओ या फिर अर। इसी तरह से रमेश, चंद्रोदय, महर्षि हो सकता है, इन्हीं किसी उदाहरणों में से आपको पूछा जाए। और जो है ना वृद्धि संधि, वृद्धि संधि बहुत ज़्यादा आसान है। इसके ऊपर जो है ना शब्दों के बीचों बीच आपको दो मात्राएं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि वृद्धि का अर्थ होता है ज़्यादा, है ना। अब एक मात्रा से ज़्यादा दो मात्रा वाले के शब्द होंगे ना, तो यहाँ पे सदैव और महोज और अधिकतर जो है वो सदैव पूछा जाता है। और यण संधि को इस तरह से याद रखो। यण यानी इसमें य र व के पहले कोई आधा वर्ण आएगा। यदि य व र के पहले या फिर इनमें से किसी से पहले कोई आधा वर्ण आ रहा है, आधा वर्ण यानी बिना स्वर के आ रहा है, तो वो कौन सी संधि हो जाएगी, हमारी यण संधि हो जाएगी। और अंतिम जो संधि है उसको तो याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अत्यंत बहुत ही सरल अगर कोई संधि है तो मुझे यही लगती है। उसमें आपको पवित्र या फिर पौ प्लस अन पवन करने की जरूरत ही नहीं है। जल्दी से आप याद कर लो, सर ने कहा था य और व शब्दों के बीचों बीच नजर आता है। और अधिकतर यानी 99% इसमें जो शब्द होते हैं ना, वो मात्र 3 वर्ण के होते हैं। जैसे कि हम लोग अगर इन्हीं पांचों में से देखेंगे तो ये पांचों भी जो है ना, वो 3 ही वर्णों के क्या हैं, शब्द हैं, है ना। जैसे कि नायिका है, नयन है, पवन है, पवित्र है, नायक है, ये सारे क्या हैं, ये हमारी जो अयादी संधि है उसके उदाहरण हैं। तो समझना आसान हुआ ना संधि को। इतना ज़्यादा आसान शायद किसी और भाषा में संधि को पहचानना नहीं होगा। इसीलिए इनको बड़े ही आसानी से और उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मत समझो। क्योंकि डिफ़िकल्ट जैसा हिंदी में कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि वो अंग्रेज़ी का शब्द है ना। तो हिंदी बड़ी सरल है, सरलता से अच्छे से पढ़िए ताकि आपको जानने में, पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो।